मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग बेसिक्स की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले इस्लाम की कहानी को समझा, फिर इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी को समझा और आज इसी के आगे हम लोग खलीफाओं के शासन और इस्लाम के भारत में पहुंचने तक की कहानी की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि प्रॉफिट के निधन के बाद जो इस्लाम की सत्ता है वो खलीफाओं के हाथ में गई। खलीफा रिलीजियस हेड हुआ करते थे, धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे। चूंकि अबू बकर ने पहली किताब लिखी थी, पहली कुरान लिखी थी, इसलिए पहले खलीफा तो उन्हें ही बनना था, ये बात तय थी। आगे के जो 4 खलीफा थे, अबू बकर, खलीफा उमर और खलीफा सुलेमान, 632 से लेकर के 631 तक, माफ़ कीजिएगा, 632 से लेकर के 661 तक ये जो खलीफाओं का शासन रहा, ये बहुत अच्छा शासन रहा। लेकिन प्रॉफिट अपने साथ एक ऐसी सत्ता छोड़ के गए थे जिसको चला पाना बहुत मुश्किल काम था। अरब के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इकोनॉमिक्स की, कि अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जब भी कोई नया धर्म आता है तो उसमें नए धर्म के साथ में नई किताब आती है, नया कैलेंडर आता है, नए रिचुअल्स आते हैं, नया कल्चर भी आता है। और इन्हीं रिचुअल्स और कल्चर्स को पढ़ करके, समझ करके, फॉलो करके आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी होती है। अगर धर्म के नाम पर भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधार पाए तो फिर धर्म का आना बेकार है, क्योंकि धर्म का सही मायनों में मतलब है संस्कृतियों का अनुशासन, डिसिप्लिन इन द कल्चर। और अरेबियन कल्चर के अंदर डिसिप्लिन आ चुका था इस्लाम के बाद। प्रॉफिट मक्का शहर को एक ऐसे किले में तब्दील कर चुके थे जहां पे बुत परस्ती नहीं होगी। लेकिन यहाँ के लोगों के जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करना अब खलीफाओं का काम है। अगर ये मान लिया जाए कि 622 में इस्लाम आया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम के नाम पर भारत में पहली बार तलवार गरजी 712 में, 100 साल के अंदर अंदर, और 712 में भारत में जो पहला अटैक होता है किसी अरबी हमलावर का, वो मोहम्मद बिन कासिम, एक 17 साल का लड़का था। अब अगर इस पूरी कहानी को आप समझें कि 622 से 712 यानी कि 100 साल से भी कम का समय, ऐसा क्या हुआ, तो इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल समझ में आते हैं। पहला रीजन था इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा रीजन था पॉलिटिकल एंटाइटी और तीसरा रीजन था एक्सपेडिशंस। इस्लामिक एम्पायर जो कि मक्का से शुरू हुआ था, अब इसको बढ़ाना था और इसको बढ़ा करके इसका विस्तार करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को इस्लामिक अम्ब्रेला के नीचे लाया जा सके। साथ ही साथ ऐसा करने के लिए फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ ऐसे लड़ाकों को तैयार करना, कुछ ऐसे फाइटर्स को तैयार करना जो उसमें रोल प्ले कर सकें। और अगर ये दोनों काम हो जाएंगे तो तीसरा काम अपने आप हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर के जो मतभेद सामने आने लगे, इन मतभेदों की वजह से जो चौथे खलीफा थे अली, उनकी हत्या हो गई।
और वो भी मस्जिद में, वो भी नमाज पढ़ते हुए। और यहाँ से इस्लाम में एक धर्म युद्ध का दौर शुरू होता है और इसके अंतर्गत कुछ सिविल वॉर्स भी होते हैं, कुछ गृह युद्ध भी होते हैं और इस्लाम टूटने लगता है। अगर 661 में शुरुआत के 4 खलीफाओं के शासन को हटा दिया जाए तो अब सिविल वॉर्स का दौर शुरू हो चुका है और 661 से लेकर के 750 तक उमय्यद खलीफाओं का शासन रहता है, जो राजधानी को मक्का से शिफ्ट करके दमिश्क में ले जाते हैं और यहाँ से शासन को आगे बढ़ाया जाता है। अगर आपको एक्सपेडिशंस करने हैं, अभियान करने हैं, नई नई जगहों को इस्लाम के अधीन लाना है, तो लड़ाकों को भी तैयार करना पड़ेगा। और लड़ाकों को तैयार करने के लिए इस्लाम का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। इस मिस इंटरप्रिटेशन में लोगों को यह बात समझा दी गई कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ इस्लाम, रोज़ा, नमाज एंड ज़कात। और जो लोग इन 3 पिलर्स का पालन नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उनके मन में शैतान बैठा हुआ है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो शैतान तो आपके मन में बैठा हुआ है, जो मैं इस्लामिक फिलॉसफी में पीछे आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ की अगर चर्चा करी जाए तो इसको मिस इंटरप्रेट किया गया और मिस इंटरप्रेट इस तरीके से किया गया कि जो लोग रोज़ा, नमाज और ज़कात नहीं करते हैं उनके मन में शैतान बैठा हुआ है और शैतान को मारने की प्रक्रिया का नाम है जिहाद। इसलिए एवरी नॉन मुस्लिम हु डज नॉट ऑफर्स द रोज़ा, नमाज एंड ज़कात इज़ लाइक अ शैतान। और शैतान को मारने की प्रक्रिया का नाम है जिहाद। इसलिए उठाओ तलवार, जिहाद का नारा दो और गला काट दो इन शैतानों का। हाँ, अगर ये इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, अगर ये दीन की राह पे लौट आते हैं तो हम तो चाहते ही यही हैं, इस्लामिक एम्पायर का एक्सपेंशन, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस्लाम स्वीकारने से मना कर देंगे तो फिर तो वो शैतान है और शैतान है काफिर, क्योंकि उस पर कुफ्र का इल्ज़ाम है। शैतान को मारना ही पड़ेगा, जिहाद करना ही पड़ेगा। और जिहाद के नाम पर इस्लाम की गलत परिभाषा लोगों को सिखा दी गई। अगर आप जिहाद में सफल रहे, जिहाद की लड़ाई को अगर आप जीत गए तो आप गाजी कहलाएंगे। गाजी का मतलब है वॉरियर, जो युद्ध जीत गया हो वो है गाजी। और अगर आप इस लड़ाई में हार गए, मारे गए, तो आप शहीद कहलाएंगे। शहीद होगे, जन्नत मिलेगी, वहां पर 72 हूरें आपका स्वागत करेंगी। कुछ इस तरीके की बातें लोगों को बताई गई। और अगर गाजी बनोगे तो एक विशाल साम्राज्य मिलेगा, जिस साम्राज्य के मालिक, जिस साम्राज्य के शेख या अमीर तुम ही होंगे। बस यही रीज़न था कि एक्सपेडिशंस शुरू हो गए, नई नई हदीसें आने लगीं, कुरान की आयतों को अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया गया, हदीसों में जिहाद की नई नई परिभाषाएं बताई गईं, हदीसों में इस्लाम के 3 पिलर्स के आगे कई सारे पिलर्स जोड़ दिए गए। और इस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन, और अरब की अशिक्षित जनता के सामने कोई और ऑप्शन था नहीं। अब्बासी खलीफाओं के ज़माने में जब राजधानी बगदाद बन गई 750 से लेकर के और 945 तक, तब सबसे ज़्यादा एक्सपेडिशंस हुए, सबसे ज़्यादा अभियान हुए। और इसी क्रम में भारत में भी हमले शुरू हो चुके थे। लेकिन एक और अरबी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत को भी लूटे जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन इन दोनों ही इलाकों के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से सिल्क रूट गुजरता है। और सिल्क रूट उस जमाने का एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। अगर सिल्क रूट के ऊपर किसी का कब्जा हो जाता है तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि पूरी वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी जो है वो उसके हाथ में आ जाएगी। और इकोनॉमी को डेवलप करना, वो सारा पैसा ले जा करके अरब में खपा देना और अरबी सभ्यताओं का विकास करना ही इन सब का ध्येय था।
तो फिर 1945 के बाद यहाँ पर एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसमें सिल्क रूट पर कब्जा किया जाना था। अगर आप सिल्क रूट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सिल्क रूट के राइट साइड पर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया है और लेफ्ट साइड पर अरब है। इसलिए अरब और हिंदुस्तान के झगड़े का जो केंद्र था वो सिल्क रूट बन गया और सिल्क रूट पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व जिसका था, सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसका था, वो थे मंगोल। इसलिए ये अरबी हमलावर भारत आते थे, भारत को लूटते थे और लूट का जो पैसा है वो सारा पैसा इसी सिल्क रूट में खपा दिया जाता था ताकि सिल्क रूट पे कब्जा किया जा सके। अगर रेशम मार्ग पे कब्जा हो जाता है तो चीन से लेकर के और पश्चिम एशिया तक की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जा सकेगा और इस नियंत्रण से जो पैसा मिलेगा, जो धन दौलत मिलेगी, उसको अरब में विकास कार्यों में लगाया जाएगा। यही रीज़न था कि 945 से लेकर के और करीब करीब 1200 AD तक भारत में कभी भी किसी ने रहने की कोशिश नहीं करी, भारत में कभी भी किसी ने शासन करने की कोशिश नहीं करी। ये सारी कोशिशें जो होती थीं ये सिर्फ भारत को लूटने के लिए होती थी। सिल्क रूट पर ये जो युद्ध है ये करीब 300 साल तक चला और फिर इस युद्ध का जो निष्कर्ष निकला, जो नतीजा निकला, वो नतीजा था कि मंगोलों ने 1258 में 1258 में बगदाद पर कब्जा कर लिया। मंगोल जीत गए, अरबी हार गए। और जब मंगोलों ने बगदाद पे कब्जा कर लिया और बगदाद जो कि इस्लामिक कैपिटल हुआ करती थी वो मंगोलों के कब्जे में चली गई, तो जो शासक इंडिया में थे, जो लुटेरे इंडिया में थे, जो इन्वेडर्स इंडिया में थे, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा? लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। इसलिए जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब सिल्क रूट पे कोई युद्ध नहीं करना है, तब ये तय किया गया कि अब भारत पे शासन करना चाहिए क्योंकि जो मिला वही सही। और इसी क्रम में भारत में पहले वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश। तो इस्लाम के आगे की कहानी में खलीफाओं का शासन वैसे तो बहुत ब्रीफ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इस्लामिक हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको केवल मध्यकालीन भारत का इतिहास समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके बेसिक्स में ये एक आखिरी सेगमेंट था कि खलीफाओं ने अपने शासन को किस तरीके से आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर उमैयद खलीफाओं का शासन किस प्रकार का था, अब्बासी खलीफाओं का शासन किस प्रकार का था। 945 में एक धर्म युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें पहली बार मुस्लिमों का संपर्क ईसाइयों से होता है। बाइजेंटाइन एम्पायर, कॉन्स्टेंटिनोपल, इन सब जगहों पर झगड़े होते हैं। तो उन कहानियों का भारत के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर चर्चा मैं फिर कभी करूंगा आपसे। तो इस तरीके से आज हमारी ये एक बेसिक हिस्ट्री ऑफ इस्लामिज़्म यहाँ पे फिनिश होती है। साथ ही साथ यहाँ से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। एक आखिरी आपको वीडियो लेक्चर और अटेंड करना है जिसमें मैं आपको सूफीज़्म के बारे में बताऊँगा, इस्लाम की एक बिल्कुल अलग ब्रांच जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सूफीवाद क्या है, सूफीज़्म क्या है और सूफीज़्म ने किस तरीके से इस्लाम को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी थी। तो इन सारी चर्चाओं के साथ आज की बात को यहीं समाप्त करेंगे। सूफीज़्म एक आपका टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।